किसान साथ जो बैठता है वो क्यों नहीं आया आज? आपके पीछे में रहते हैं? अंकुश तक आ जाओ, पीछे बात मत करना। लास्ट टॉपिक में क्या डिस्कस किया था कहीं? टाइप्स ऑफ चलो लिखो टाइप 2 कॉपर। टाइप 1 में क्या डिस्कस किया था कल? टाइप 1 कॉपर प्रोटीन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, स्पेसिफिकली किसमें? फोटोसिंथेसिस। एग्जांपल्स क्या की थी इसकी? प्लास्टोसाइनेंस, स्टेलोसाइनेंस एंड एज्यूरेंस, है ना। स्ट्रक्चर किसका ड्रॉ किया था हमने? प्लास्टोसाइनेन का। एज्यूरेंट का नहीं ड्रॉ किया था ना। पहले एज्यूरेंट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। टाइप 1 में ही कंटिन्यू करो। स्ट्रक्चर ऑफ एज्यूरेंस। टाइप 1 कॉपर प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ एज्यूरेंस। ठीक है। इसमें भी हमारे पास देखो, जहां पे हमने बोला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन, प्लास्टोसाइनेन, स्टेलोसाइन, एज्यूरेन, तीनों की ही एक्टिव साइट में कॉपर ही प्रेजेंट होगा। ठीक है। वहां पे स्ट्रक्चर कैसा क्या था बताओ? टेट्राहेड्रल। यहाँ स्ट्रक्चर आपके पास होगा ट्राइपिनल बाइपिरामिडल। ठीक है। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 5। वहां पे अमीनो एसिड्स कौन से थे? 2 नाइट्रोजन हिस्टीडीन के, एक सल्फर मिथ्योनिन का, एक सल्फर सिस्टीन का। इसमें हमारे पास एक जो एक्स्ट्रा है दैट विल बी ऑक्सीजन एंड दैट विल बी ऑफ ग्लाइसिन। ओके। इसकी भी हमारे पास बिल्कुल वैसे ही 2 फॉर्म्स होंगी। एक रिड्यूस्ड फॉर्म होगी, दूसरी इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होगी। रिड्यूस्ड फॉर्म में कॉपर विल बी प्रेजेंट इन +1, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कॉपर +2। आपकी न्यू एडमिशन है, आपका फर्स्ट डे आज क्लास में। आपका नाम क्या है? आकांक्षा। कहाँ से हो? बिलासपुर। बिलासपुर का हिमाचल में। मास्टर्स अभी कंप्लीट हुई है? इसमें लिखो, ड्रॉ कर लिया सबने? रिड्यूस्ड फॉर्म के अंडर लिखो, द copper is diamagnetic and colorless। कॉपर लिख लो, या जो एज्यूरिन का ये है रिड्यूस्ड फॉर्म, उसकी बात कर रहे हैं इसमें, है ना। ठीक है ना। डायमैग्नेटिक होगा, D10 कॉन्फ़िगरेशन है और कोई ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है ना। तो कलरलेस भी होगा। लिख लो इसके नीचे, नो डी ट्रांजिशन, no D to D transition and no charge transfer is possible। no DD transition and no charge transfer is possible। DD transition का भी पता ना क्यों नहीं हो सकती, चार्ज ट्रांसफर का भी पता है। ठीक है।
नेक्स्ट लिखो स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. स्ट्रक्चर इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में लिखो इसके. इट इज ब्लू कलर्ड. It is blue colored due to ligand to metal charge transfer. और ligand to metal charge transfer कहाँ से होगा? From sulfur of cysteine to copper in +2 oxidation state. ठीक है. It is paramagnetic. It is paramagnetic. Hence, ESR active. It is paramagnetic and hence ESR active. Next point, DD transition also occurs. DD transition also occurs, but the intense blue color. DD transition also occurs, but the intense blue color is due to LMCT. Is due to LMCT. As next point, azurines are present in azurines. ये वाला ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म का ही होगा. रिड्यूस्ड फॉर्म में तो हो ही नहीं सकती. हमने रिड्यूस्ड फॉर्म का लिखा ना. ये सारे पॉइंट्स जो आप लिख रहे हो कि जहां से आपने लिखा कि इट इज कलर ड्यू टू LMCT, वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म की ही है. ठीक है. कॉपर +1 में नहीं हो सकती कोई ट्रांजिशन. वो पैरामैग्नेटिक भी नहीं हो सकता. उसके लिए हमने डायमैग्नेटिक लिखा. ठीक है. नेक्स्ट देखो azurines are present in bacterias which carry out photosynthesis. In bacterias which carry out photosynthesis. आपको याद होगा, आपने कभी मेडिकल वालों में लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि प्लांट्स के अलावा हमारे पास कुछ और ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं. एक तो एल्गी होती है जो ओशियंस में देखते हो ना कि लेक पूरी भरी होती है, वो ग्रीन ग्रीन कलर से कभी कभी, तो वो एल्गी होती है, वो भी फोटोसिंथेसिस करता है. और दूसरा साइनोबैक्टीरियाज पढ़े होंगे आपने कि साइनोबैक्टीरियाज के अंदर भी फोटोसिंथेसिस होती है. ठीक है. और वहां पे आपने देखा होगा कि जैसे फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट्स ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं, जो साइनोबैक्टीरियाज होते हैं वो सल्फर इवॉल्व करते हैं, सल्फाइड. ठीक है. S2. तो उनको साइनोबैक्टीरियाज नाम क्यों दिया गया था? साइनो मींस इट डज नॉट मीन साइनाइड. इट मींस कि उनके जो फोटोसिंथेसिस जिस वजह से हो रही है उसमें एक्टिव साइट में कॉपर प्रेजेंट है. तो वो ये एजुरिन्स की वजह से है. हमने किया ना, एजुरिन्स की एक्टिव साइट में कॉपर प्रेजेंट है. तो किसमें प्रेजेंट होगा? सिर्फ उन बैक्टीरियाज में जो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं. एवरी बैक्टीरिया, इट इज नॉट साइनोबैक्टीरिया. हर बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी. स्पेसिफिकली साइनोबैक्टीरियाज में जहां फोटोसिंथेसिस होती है वहां एजुरिन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो यहाँ हमारा टाइप 1 कॉपर प्रोटीन्स कंप्लीट हो गया. ठीक है. आप दोनों लेट क्यों आए हो? लेट हो गए नहीं, वो तो पता ही है लेट हो गए. लेट क्यों हो गए? पीजी से आते हो? कहाँ पे पीजी? 16 में. 16 कहाँ है? दूर है बड़ी. फिर कैसे लेट हो गए? नींद लेट खुली आज. नहीं, उठते गए जल्दी. पीजी में बहुत ज्यादा लड़के रहती हैं. सबका एक ही टाइम में जाने का? चलो लिखो टाइप 2 कॉपर प्रोटीन्स. ऐसे मत सोचना कल से मैं आप डाल दे तो आज तो कल जल्दी आना पड़ेगा, फिर ऐसे भाग भाग के आराम से आना. ठीक है. मैं वैसे फिनिश करती हूँ, ऐसे डांट नहीं रही हूँ. ठीक है. देखो टाइप 2 कॉपर प्रोटीन्स. It does not exist in free state. Type 2 copper proteins does not exist in free state. It is found in copper zinc. It is found in copper zinc
सुपर ऑक्साइड, कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। ठीक है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि टाइप 2 प्रोटीन्स क्या है, तो उसको हमेशा कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज ही बोलेंगे, क्योंकि वो उसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है ना। टाइप 1 क्या है, ब्लू कॉपर प्रोटीन्स। टाइप 2 क्या है, जिंक कॉपर सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। ठीक है, अब इसमें हमारे पास हमने इसका नाम क्यों लिखा कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड। हाँ जी गुरप्रीत। मैम टाइप 1 में आपने वो स्टेलोसाइनिन तो डिस्कस नहीं किया है ना? हाँ, वो सेम ही होते हैं, प्लास्टोसाइनेंस और स्टेलोसाइनेंस दोनों प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है, वो डिस्कस नहीं हुए हैं। ठीक है, हमने प्लास्टोसाइनेंस और एजुरेंस डिस्कस किए थे। ठीक है, टाइप 2 में इसका अब हम नाम डिस्कस करेंगे कि इसको हम कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड क्यों बोलते हैं। सबसे पहले कॉपर जिंक तो क्लियर हो रहा है कि उसकी एक्टिव साइट में कॉपर और जिंक दोनों प्रेजेंट होंगे। सुपर ऑक्साइड आप सबको पता है क्या होते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर एक ऑक्सीजन पे चार्ज अगर 2 माइनस है तो उसे क्या बोलते हैं, ऑक्साइड, है ना। एक ऑक्सीजन पे चार्ज हमारे पास -1 हो तो पर ऑक्साइड, है ना। और एक ऑक्सीजन पे चार्ज हमारे पास -12 है तो सुपर ऑक्साइड। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमने लिखा सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। डिसम्यूटेज का मतलब क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब हमने कल परसों डिस्कस किया था, दैट इज साइमल्टेनियस रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ वन स्पीशीज, है ना। तो इट इज अनदर वर्ड फॉर डिस्प्रोपोर्शनेशन, इसे डिसम्यूटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो लिखो पहले, बाय डिसम्यूटेशन, बाय डिसम्यूटेशन we mean simultaneous oxidation and reduction. By dismutation we mean simultaneous oxidation and reduction. So here if we are writing super oxide dismutase, इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका प्रोटीन होगा ये सुपर ऑक्साइड की डिसम्यूटेशन करेगा। ठीक है, इसकी एक्टिव साइट में कॉपर और जिंक प्रेजेंट है, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, टू कैरी आउट द डिसम्यूटेशन ऑफ सुपर ऑक्साइड्स। ठीक है, तो लिखो फंक्शन, इट कैरीज आउट द disproportionation, it carries out the disproportionation of superoxide. लिख लिया, अब इसकी रिएक्शन लिख लो कैसे होता है हमारे पास। सुपर ऑक्साइड ऐसे लिख सकते हैं, इज दिस सुपर ऑक्साइड, दो ऑक्सीजन एटम्स पे चार्ज -1 तो मतलब एक ऑक्सीजन पे -12, तो ऐसे ही दिखाएगा सुपर ऑक्साइड आपके पास। कभी जैसे उस फॉर्म में सिर्फ एक ऑक्सीजन पे -12 तो कभी भी देकर नहीं रखेंगे वो। ठीक है, दोनों ऑक्सीजन इकट्ठे प्रेजेंट होंगे, चार्ज -12। डिसम्यूटेशन करनी है हमें, इसका मतलब रिडक्शन भी होगी और ऑक्सीडेशन भी होगी। अब चेक करो क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है ना। यहाँ पे माइनस एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -12, यहाँ एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और यहाँ 0, तो -12 से -1 क्या हो जाएगा, रिडक्शन, है ना। और -12 नहीं, -12 से -1 तो हमारा माइनस में बढ़ रहा है ना, तो रिडक्शन ही होगी, है ना। अगर हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, अगर स्पीशीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी तो वो माइनस में ही जाएगा चार्ज इसका, और लूज करेगी तो वो बढ़ जाएगा। देखो ऑक्सीडेशन, कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को मेरी तरह, नहीं है ना। मुझे क्लियर हो गया, आपको क्लियर हो गया, है ना। ऐसे हो जाएगा ना, -12 से 0 जा रहा है, 0 से +1, +1 से +2, +1, ये सब क्या होगा, ऑक्सीडेशन, है ना। लिख लिया, नेक्स्ट लिखो, there are three types of
superoxide dismutase. There are 3 types of superoxide dismutase. Number 1 तो हमने लिख लिया, copper zinc superoxide dismutase. Number 2 manganese superoxide dismutase. ऐसे लिख लो बस, SOD. ठीक है, और तीसरा आयरन superoxide dismutase. नेक्स्ट देखो, अच्छा इसका मतलब तो पता है ना, तीसरा कौन सा होगा, मैंगनीज, जिसकी एक्टिव साइट में मैंगनीज होगा और एक जिसकी एक्टिव साइट में आयरन प्रेजेंट होगा. ये हमारे वैसे सिलेबस में नहीं है, बट मैं ये आपको फिर भी बता रही हूँ कि टाइप्स का पूछ सकते हैं वो. ठीक है, पढ़ना आपको एक ही है, कॉपर जिंक सुपरऑक्साइड डिस्मूटेज. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर लिखो, स्ट्रक्चर ऑफ कॉपर जिंक सुपरऑक्साइड डिस्मूटेज. ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है. ऑक्सीजन ऑफ एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड पता है ना. मैम ये कॉपर के ऊपर CH2 है, ये OH2 वाटर. वाटर. ओके. ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिफाइन कर सकते हैं या हम, यस और नो कर सकते हैं ना. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन में नहीं इन्वॉल्व रहेंगे, है ना. तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की, कॉपर की भी और जिंक की +2 होती है. ठीक है, both copper and zinc are present in +2 oxidation state. Next लिखो, copper is essential, copper is essential, whereas zinc only stabilizes, superoxide dismutase, whereas zinc only stabilizes superoxide dismutase. Zinc can be replaced by other metals like cobalt and cadmium. Zinc can be replaced by other metals like cobalt and cadmium. इसका मतलब समझ रहे हो कि जो हमारे पास ये प्रोटीन है कॉपर जिंक का, इसकी जो एक्टिव साइट है उसमें ये तो फिक्स है, कॉपर तो होना ही होना चाहिए. मतलब जो डिस्म्यूटेशन हो रही है वो किसकी वजह से होगी, कॉपर की वजह से. कॉपर ही करवाएगा डिस्म्यूटेशन. ठीक है, तो एक्टिव साइट में उसका होना जरूरी है. बट जो जिंक है वो सिर्फ क्या काम करता है, वो सिर्फ इसको स्टेबलाइज करता है प्रोटीन को. अदरवाइज उसका और कोई रोल नहीं है, डिस्म्यूटेशन करवाना उसका रोल नहीं है. तो उसको आप किसी और मेटल के साथ भी रिप्लेस कर सकते हो, पर ऐसे नहीं रैंडमली कोई भी और मेटल. ठीक है, मेटल कौन सा लेंगे हम, कोबाल्ट या कैडमियम. डन. नेक्स्ट लिखो टाइप 3. किसकी बोल रहे हो, कॉपर की. कॉपर मतलब कैसे, नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन नहीं करवाना ना. जिसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन जो दूसरे की, जैसे हम मान लो हमारे पास कोई प्रोटीन है,
दैट इज ए। वो क्या कर रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। तो वो क्यों करवा रहे हैं, पहले बी ऑक्सीडेशन मतलब वो बी प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, कि जिसकी वो ऑक्सीडेशन करवा रहा है। क्यों करवा रहा है, क्योंकि जो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया वो ये एक्सेप्ट कर लेता है। तो मान लो ये आपका +1 में प्रेजेंट था, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये +2 में कन्वर्ट हो गया, तो हम ये बोलेंगे इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है, ये इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इस एक स्पीशीज जो भी आप लोगे, जैसे सुपर ऑक्साइड हमने लिया, ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ उसकी ऑक्सीडेशन हुई है, वो तो खुद में ही डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया। एक बार उसकी ऑक्सीडेशन भी हुई, साथ के साथ उसकी रिडक्शन भी हुई। तो उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन, इस जो बाहर आपका ये कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज है, इसने कुछ ना एक्सेप्ट किया है इलेक्ट्रॉन, ना इसने मतलब ना गेन किया है ना लूज किया है। कैटलिस्ट का काम कर रहा है कहां पर, हाँ कैटलिस्ट का काम कर रहा है, इट विल कैटलाइज द रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट लिखो टाइप 3। टाइप 3 हम बोलते हैं हीमोसाइनिन्स को। ठीक है, हीमोसाइनिन हम डिस्कस कर चुके हैं ना, तो दोबारा मैं स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करूंगी, आपको उसका स्ट्रक्चर सब पता है ना। डीऑक्सी हीमोसाइनिन का स्ट्रक्चर भी पता है और ऑक्सी हीमोसाइनिन का स्ट्रक्चर भी पता है। ठीक है, बस आप लिख लो कि टाइप 3 कॉपर प्रोटीन्स आर हीमोसाइनिन्स। ठीक है, और उसमें दो बना लो कॉलम्स, एक डीऑक्सी हीमोसाइनिन का और एक ऑक्सी हीमोसाइनिन का। स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर चुके हैं। ठीक है, डीऑक्सी हीमोसाइनिन के अंदर लिखो इट इज कलरलेस and diamagnetic. It is colorless and diamagnetic. और ऑक्सीहीमोसाइनिन कैसा होगा, इसमें क्या था, कॉपर +2 में प्रेजेंट था, तो इट इज पैरामैग्नेटिक एंड इट वाज ब्लू इन कलर ड्यू टू ligand to metal, है ना। Oxyhemocyanin, it will be number 1 paramagnetic, it will be blue in color, that was because of ligand to metal charge transfer। और LMCT कहां से कहां होता था, from which ligand to metal, हाँ ऑक्सीजन किसने बोला, ऑक्साइड से, है ना, from oxide to not oxide, peroxide होता है ना हीमोसाइनिन में, from peroxide to copper in +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये याद रखना है एलएमसीटी कौन से लिगेंड से हो रहा है। ठीक है, मोस्टली वैसे आपने दो ही पढ़े हैं, तो ऑक्सीहीमोसाइनिन का ऑक्साइड पेरोक्साइड से होता है, और बाकी जिसमें भी एलएमसीटी आपने पढ़ा मोस्टली सब में सल्फर ऑफ सिस्टीन ही इन्वॉल्व था। तो ये चीजें याद रखनी, एग्जाम में आता है कि एलएमसीटी कौन से लिगेंड से हो रहा है। ठीक है, हमने इसको पैरामैग्नेटिक लिखा है ना, ये डायामैग्नेटिक होगा, इसको करेक्ट कर लो। ठीक है, ये आपका डायामैग्नेटिक होगा, करवाया था पहले इसमें, है ना, डायामैग्नेटिक होगा एंड दैट इज बिकॉज ऑफ, क्या लिखा था, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। ठीक है, तो ये करेक्ट कर लो, डायामैग्नेटिक था, इट इज बिकॉज ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। ओके, लिखिए। नेक्स्ट लिखो टाइप 4 कॉपर प्रोटीन्स। टाइप 4 कॉपर प्रोटीन्स, these are the type 4 copper proteins, these are the multi copper proteins, these are the multi copper proteins, that is they contain all, they contain all type 1, type 2 and type 3, they contain all type 1, type 2 and type 3 copper proteins। ठीक है, फंक्शन, they are involved in oxidation of, they are involved in oxidation of iron,
+2 to iron +3. They are involved in oxidation of iron +2 to +3 in stomach in order to transport the iron to bone marrow. In order to transport the iron to bone marrow. पढ़ा है ये हमने कहीं पहले? ट्रांसफेरेटिन में। हाँ, ट्रांसफेरिन में है ना। और वहां हमने क्या देखा था कि ट्रांसफेरिन बाइंड नहीं कर सकता आयरन +2 के साथ। तो हमने वहां पे कुछ यूज किया था जो आयरन +2 को आयरन +3 में कन्वर्ट कर दे। क्या था वो? सेरियोप्लाज्मिन। तो वो क्या था? सेरियोप्लाज्मिन इज अ टाइप 4 कॉपर प्रोटीन। ठीक है, तो लिख लो एग्जाम, यहाँ पे लिख लो इसका एग्जाम्पल क्या है? सेरियोप्लाज्मिन। तो इट इज अ टाइप 4 कॉपर प्रोटीन। स्वर्णिक समझ आ गया? वहां भी पढ़ा था, इसी वजह से है ना, सेरियोप्लाज्मिन वहां पढ़ा था हमने। तो जो सेरियोप्लाज्मिन प्रोटीन था दैट वाज टाइप 4। लिख लिया सबने? तो ये हमारे टाइप 4 कॉपर प्रोटीन्स खत्म हो गए। अब हमने जिंक के प्रोटीन्स पढ़ने हैं। देखो, जिंक प्रोटीन्स और एंजाइम सेम होते हैं। बायो वाले कौन से सेम होते हैं? all enzymes are protein, all protein are not enzyme. ओके, ठीक है, लिखो फिर जिंक एंजाइम्स, जिंक प्रोटीन्स या जिंक एंजाइम्स। क्योंकि कहीं पे यहाँ पे मैं पढ़ रही थी तो वो एंजाइम्स को प्रोटीन्स बोल रहे थे, प्रोटीन्स को सारे एंजाइम तो वो मैं समझ। देखो, जिंक एंजाइम्स, नंबर 1 कार्बोनिक एनहाइड्रेस, एक्टिव साइट। कार्बोनिक एनहाइड्रेस पढ़ लिया हमने, वैसे कहीं पढ़ा था? कहाँ पढ़ा था? ब्लड ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, हीमोग्लोबिन के केस में पढ़ा था कि वहां पर जहाँ पे मसल्स में ऑक्सीजन जब रिलीज हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाता है फूड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम गैसियस फॉर्म में नहीं लेके जा सकते अप टिल लंग्स। तो वहां पे एक एंजाइम प्रेजेंट था, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जो कन्वर्ट करता था कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट्स में, और फिर बाइकार्बोनेट्स वहां से लंग्स तक जाते थे। तो अब हमने वो एंजाइम पढ़ना है। ठीक है, देखो, एक्टिव साइट जिंक इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्टिव साइट जिंक इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, फंक्शन to catalyze the conversion of carbon dioxide into bicarbonate and H positive ions. एक्टिव साइट में क्या लिखा? जिंक इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, स्ट्रक्चर लिख लो इसका। जिंक के साथ एक तो आपके पास वाटर अटैच्ड होगा, बाकी आपके पास अमीनो एसिड्स होंगे हिस्टीडीन। कर लिया? लिखो मैकेनिज्म इसका स्टडी करना है कि किस तरह से ये कैटलाइज करता है रिएक्शन को। ठीक है, ये स्ट्रक्चर था हमारा। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा? द मॉलिक्यूल विल लूज 1 H पॉजिटिव आयन फ्रॉम द वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास स्टेप 1 क्या हो गया? हाइड्रोक्साइड बनेगा। उसके बाद क्या करना है? इसका फंक्शन क्या है? इट विल कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसमें कार्बन कैसा है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है या न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है?
इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग। तो इलेक्ट्रॉन लविंग को तभी बनेगा जब वो खुद कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव, डाइपोल इसकी तरफ जाएगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव, तो कार्बन कैसा हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो दिस विल बी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। और ये कैसा हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, या न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, है ना। तो ये इस पे जाके अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जिंक की जो ऑक्सीजन है उसका बॉन्ड किसके साथ बनेगा? इस तरह से, है ना, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर होगी रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट हमारे पास सिर्फ इस मोइटी में होगी, ठीक है, बाकी सारा हमारे पास सेम रहेगा। कितने ऑक्सीजन हैं यहाँ पे हमारे पास? 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सेंटर में ऑक्सीजन ये आ जाएगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन किसके साथ अटैच्ड है? कार्बन, डबल बॉन्ड O, और ये किसके साथ अटैच्ड है? OH के साथ, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये वाला जो ऑक्सीजन था आपका यहाँ पे जो प्रेजेंट था ना, वो हमने यहाँ ड्रॉ किया, ठीक है। उसके बाद ये ऑक्सीजन किसके साथ कनेक्टेड है? फर्दर देखो, इट इज अटैच्ड विद कार्बन, डबल बॉन्ड O एंड साथ में OH, और हाइड्रोजन की यहाँ से हाइड्रोजन, ठीक है। अब रिएक्शन जो है हमारे को इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर हुई थी ना, हमने ये किया था ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होते हैं फूड में, जब फूड की ऑक्सीडेशन होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है H पॉजिटिव और बाइकार्बोनेट्स में, है ना। तो क्या होगा हमारे पास? इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ऐड वाटर इन दिस स्टेप, ठीक है। तो क्या होगा? ये जो आपका मोइटी है HCO3 नेगेटिव बन गया ना, HCO3 नेगेटिव बन गया ना यहाँ पे हमारे पास, ये रिलीज हो जाएगा, इसकी जगह वाटर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बाइकार्बोनेट्स विल बी रिलीज्ड। क्लियर हो गया? जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख ली +2। जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, इनकी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होती है, ठीक है। ये किसी और ऑक्सीडेशन स्टेट पे एग्जिस्ट करते ही नहीं है, सिर्फ +2, ठीक है। लिख लिया सबने? नेक्स्ट लिखो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज नाम से क्या मतलब समझ आ रहा है? पेप्टाइड बॉन्ड, हाँ, पेप्टाइड बॉन्ड। एज का मतलब क्या होता है? एंजाइम्स में पीछे एज लगा होता है तो ब्रेक करना, ब्रेक करना नहीं होता। या हम क्या करेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। एनहाइड्रेज, उसमें क्या था? वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक, H पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहे थे, है ना। तो पेप्टाइडेज का मतलब क्या होगा? कि ये पेप्टाइड बॉन्ड की ब्रेकेज करेंगे, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड्स किसमें प्रेजेंट होते हैं? अमीनो एसिड्स में, है ना। अमीनो एसिड्स के जो पेप्टाइड बॉन्ड है उनका ब्रेकेज करवाएंगे। लिखो एक्टिव साइट। एक्टिव साइट में प्रेजेंट होगा हमारे पास इसमें जिंक एंजाइम्स पढ़ रहे हैं ना, जिंक +2, फंक्शन
to catalyze the hydrolysis of peptide bond. To catalyze the hydrolysis of peptide bond. ठीक है, देखो ये हमारे पास हो गया C डबल बॉन्ड O NH, यही होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स, है ना, इस तरह से। तो ये यहाँ से अगर इसको ब्रेक करना है इस मोइटी को, ठीक है, ये पता लग रहा है पेप्टाइड बॉन्ड कैसे है। ये आपकी एक अमीनो एसिड है जिसमें एक साइड पे हाइड्रोजन होगा, एक साइड पे R ग्रुप होगा, दूसरी साइड पे NH2 ग्रुप होगा, यही था हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या था, दूसरी साइड पे ये आपका कायरन सेंटर हो गया कार्बन का, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH ये था, फिर इसका NH2 था यहाँ पे दूसरी अमीनो एसिड का, तो उसके साथ ये अटैच था। यहाँ से आप कैसे ब्रेक करोगे इसको, यहाँ पे वाटर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, इसलिए हमने क्या लिखा, हाइड्रोलिसिस करता है। समझ गए, इसको यहाँ से रिमूव कर दो, कंफ्यूजन होगी तो, ठीक है। तो ये यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर रहा है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस का मतलब एडिशन ऑफ वाटर, है ना, तो उससे ये क्या कर रहा है, इस बॉन्ड की ब्रेकेज, तो अमीनो एसिड ब्रेक हो जाएगी ना, यहाँ पे वापस से क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH प्लस यहाँ पे NH2, ठीक है, और ये सारा अमीनो एसिड एज इट इज। क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। सेम सा सिमिलर सा स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। उसमें हमारे पास जिंक वाटर के साथ अटैच था, ठीक है। कितने नाइट्रोजन थे हिस्टीडीन के, 3, यहाँ पे हमारे पास 2, ठीक है, 2 नाइट्रोजन हिस्टीडीन। उसके अलावा ये हमारे पास पहले 2 ऑक्सीजन एटम से कनेक्टेड होगा, जो कि फर्दर दे विल बी कनेक्टेड विद ऑक्सीजन ऑफ ग्लाइसिन, ठीक है। हाँ, ये फर्दर मतलब ये इसका स्ट्रक्चर होगा नाइट्रोजन हिस्टीडीन का, यहाँ पे भी हिस्टीडीन होगी, फिर वो सारी प्रोटीन चेन्स आपस में ऐसे कनेक्टेड होगी, ठीक है। एसिड बेस पढ़ा है पहले कभी, उसमें आप पढ़ते हो ना, वो टाइप्स ऑफ एसिड्स अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस प्रिंसिपल, जो H पॉजिटिव डोनेट करे, है ना, ऐसी, और सिर्फ HCl H2SO4 ये सब एसिड्स नहीं होते, इसके अलावा और भी चीजें हैं जो एसिडिक होती हैं नेचर में, है ना, जैसे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इट इज अ लुइस एसिड, मतलब वो एसिड्स उनको भी बोला जाता है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सके, है ना, जैसे कि मेटल कैटायंस, ओके, जैसे हमारे पास कैसे हो गया मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, उसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज है, वेकेंट ऑर्बिटल्स भी पड़े हुए हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स को हम एसिड्स बोल सकते हैं लुइस एसिड्स के नाम से। तो ऐसी जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज में और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में जिंक प्रेजेंट है ना, तो वो भी मेटल कैटायन है, +2 चार्ज है, उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट है, ट्रांजिशन मेटल है ना, तो इसका 4s 4p 4d सब वेकेंट होगा, उसमें इट कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, तो इट इज अ लुइस एसिड। तो आपके पास एग्जाम में से कंपैरिजन पे क्वेश्चन आया था कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज का जिंक ज्यादा एसिडिक होगा या कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का जिंक, गेस कर सकते हो, स्ट्रक्चर्स देख के गेस कर सकते हो, क्यों? हाँ, एनहाइड्रेज का क्यों होगा? आप बताओ दीपिका।
तो वहां पे 4s 4p 4d कितनी ऑर्बिटल्स खाली पड़ी हुई हैं? फिर अपने फंक्शन भी हो जाए। ऑक्टाहेड्रल भी तो बन सकता है, ऑक्टाहेड्रल स्टेबल ज्योमेट्री है। 6 तो नहीं कंप्लीट हुए ना अभी, है ना, 6 तो कंप्लीट नहीं हुए। ऑक्टाहेड्रल इज इवन मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और जरूरी थोड़ी ऑक्सीडेशन करवानी है तो मतलब आपने बॉन्ड ही बनाना है एक और। आप ऐसे क्यों सोच रहे हो ऑक्सीडेशन करेंगे तो बॉन्ड बनाना है? जिंक +2 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन करके भी तो ऑक्सीडेशन होती है, सॉरी लूज करके, वो भी तो ऑक्सीडेशन ही होती है। हाँ सॉरी, उसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना है तो मतलब रिडक्शन होगी। तो सिंपल इलेक्ट्रॉन रिडक्शन करके वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट कम भी तो कर सकता है, जिंक +2 से न्यूट्रलाइज हो सकता है। समझ रहे हो, बॉन्ड थोड़ी बनाने में तो रिडक्शन बोला करनी है। क्लियर हुआ दीपिका? कौन सा होगा फिर? क्यों? आप बताओ पेप्टाइड क्यों? इसमें ऑक्सीडेशन हाँ, एसिडिक कैसे देखोगे कोई चीज, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स, मैंने क्या बोला, एसिडिक कौन सी होगी? जो इलेक्ट्रॉन्स, Lewis acids are those which will readily accept the electrons। तो कोई चीज इलेक्ट्रॉन तब एक्सेप्ट करेगी जब वो खुद ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी। तो आपने ये चेक करना है कि एनहाइड्रेस का जिंक ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था या पेप्टाइडेस का जिंक ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, है ना। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे होंगे जिस जिंक के साथ, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। तो पेप्टाइडेस के केस में वहां पर सारे तीनों नाइट्रोजन्स थे, यहाँ नाइट्रोजन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट है, 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना। तो दे विल मेक दिस जिंक मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर। ठीक है, यहाँ -I इफेक्ट ज्यादा ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक क्या हो जाएगा? मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इस वजह से ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एसिडिक। इट विल बी मोर एसिडिक। ब्रैकेट में लिख लेना ताकि आपको याद रहे ल्यूइस एसिड की बात करते हैं। ठीक है, आप लिख लोगे या मैं लिखवाऊं? लिख लिया? नेक्स्ट लिखो टॉपिक, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कॉमा एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कॉमा एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज और एल्डिहाइड ऑक्सीडेज, और एल्डिहाइड ऑक्सीडेज। Write down active site zinc in +2 oxidation state, zinc in +2 oxidation state। सबसे पहले लिखो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। सी, हम क्या लिख रहे हैं? डिहाइड्रोजिनेज का मतलब क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का रिमूव होना। तो उसको हम ये भी बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन हो रही है। तो जब हम बोल रहे हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, इसका मतलब अल्कोहल में से हाइड्रोजन्स रिमूव होंगे। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज आपका एंजाइम होगा, ठीक है, वो क्या करेगा? अल्कोहल में से हाइड्रोजन्स को रिमूव। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन्स रिमूव कर दोगे अल्कोहल से तो उसका मतलब एक तरह से उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ऑक्सीडेशन होगी तो क्या होगा? अल्कोहल विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, है ना। प्राइमरी अल्कोहल है तो उसकी ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड बन जाएगा यहाँ पे? एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO। कितने हाइड्रोजन्स रिमूव करे आपने अल्कोहल से? 2, है ना। 2 हाइड्रोजन्स रिमूव किए तो एक आपका ये प्लस NAD पॉजिटिव, एक तो ये एक्सेप्ट करेगा
NADH+ बन जाएगा और एक जो रिमेनिंग हाइड्रोजन था वो एज इट इज H+। ठीक है, जैसे ATP हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है वैसे ही NAD भी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज is a dimer of two subunits, is a dimer of two subunits. Each subunit contains two zinc centers. Each subunit contains two zinc centers. तो मतलब ओवरऑल मॉलिक्यूल में कितने जिंक हो गए? 4। दो डाइमर है ना, तो और दो सब यूनिट्स का, एक सब यूनिट में 2 है तो टोटल जिंक 4 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज और एल्डिहाइड ऑक्सीडेज। ऑक्सीडेज हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की इंसर्शन कर देगा। ठीक है, जो यहाँ पे आपके पास CH3CHO ये बॉन्ड था, उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की इंसर्शन। तो एसिटाल्डिहाइड विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? एसिटिक एसिड। ठीक है, इसका रोल कहाँ पे आता है? जैसे जब एक्स कहते हैं ना, ज्यादा अल्कोहल का इंटेक करने से लिवर खराब हो जाता है ना, उसका रीजन क्या होता है हमारे पास कि जब आप अल्कोहल का इंटेक करते हो वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटाल्डिहाइड में। ठीक है, और एस ये है ना अल्कोहल, ठीक है, वो कन्वर्ट किस में होता है? अल्कोहल पॉइजनस नहीं होता, पर ज्यादा इंटेक करता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है? एसिटाल्डिहाइड में, और ये बॉडी में पॉइजनस होता है। ठीक है, दिस इज पॉइजनस। तो इसकी वजह से लिवर खराब होता है एसिटाल्डिहाइड की वजह से। ठीक है, क्लियर? इसमें बस आपने इतना याद रखना है कि एक्टिव साइट में कौन सा मेटल प्रेजेंट है, दैट विल बी जिंक, और फंक्शन क्या है वो आपको नाम से क्लियर हो जाएंगे इनके। ठीक है, लास्ट लिख लो xanthine oxidase। xanthine oxidase, ठीक है, xanthine oxidase, एक्टिव साइट जिंक पॉजिटिव, zinc 2 positive, and function to catalyze the oxidation of xanthine। ठीक है, xanthine का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो xanthine ऑक्सीडेज का क्या काम होगा? xanthine की ऑक्सीडेशन करना। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। And this structure, this is xanthine
और xanthine ऑक्सीडेज का काम इसकी ऑक्सीडेशन करना, किसमें कन्वर्ट कर देता है, ये स्ट्रक्चर होता है यूरिक एसिड। ठीक है। uric acid, if it is present in excess in body, it will cause disease, है ना, gout। ये भी लिख लो। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कल हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम ओएमसी स्टार्ट करेंगे, ओके। Photosynthesis, it is a redox process. Photosynthesis is a redox process in which green plants convert water and carbon dioxide into dioxygen and carbohydrates into dioxygen and carbohydrates in the presence of sunlight। ठीक है। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है ना, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, स्टार्च, ये सब, ठीक है। आइसोटोपिक लेबलिंग पता है, सुना है। देखो क्या होता है, जैसे हमें मान लो मैकेनिज्म देखना है कि रिएक्शन का क्या है, ठीक है, और हमें चेक करना है कि जो ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज हो रहा है, ठीक है, वो कहाँ से इवॉल्व हुआ है, वाटर से या कार्बन डाइऑक्साइड से। तो हम क्या करते हैं, किसी भी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को या वाटर मॉलिक्यूल, इनको आइसोटोपिकली लेबल कर देंगे। इसका मतलब आइसोटोप्स पता ना, ऑक्सीजन के दो आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं जो ज्यादा अबंडेंट है, 16 एंड 18, ठीक है। 17 भी होता है पर उसकी नेचुरल अबंडेंस बहुत कम होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लो हमने इसका वाटर में ऑक्सीजन 16 की जगह ऑक्सीजन 18 यूज कर दिया, तो हम ना कभी कभी आपको 18 लिखा हुआ नहीं मिलेगा, यहाँ पे ऐसे स्टार मिलेगा। स्टार का मतलब एटम के ऊपर क्या होगा कि उसको आइसोटोपिकली लेबल किया हुआ है, उसका दूसरा आइसोटोप यूज किया हुआ है, ठीक है। 18 ज्यादा अबंडेंट कौन सा होता है, 16, तो हर जगह वाटर में 16 ही प्रेजेंट होगा, पर हम क्या करेंगे, इसमें हम ऑक्सीजन 16 की जगह 18 आइसोटोप यूज करेंगे। अगर मान लो ऑक्सीजन यहाँ पे जो रिलीज हो रहा है दैट इज कमिंग फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या ये आइसोटोपिकली लेबल्ड होगा, नहीं। पर अगर ये वाटर से रिलीज हुआ होगा ऑक्सीजन, तो क्या होगा, आइसोटोपिकली लेबल्ड। तो इट वाज फाउंड दैट इट वाज आइसोटोपिकली लेबल्ड, सो दैट मींस इट प्रूव्स कि ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज हो रही है, वाटर वाले ऑक्सीजन से, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। इसे लिखो, रिएक्शन लिख लो, लिख ली रिएक्शन सबने, ठीक है। लिखो, ऑक्सीजन रिलीज्ड comes from water and not from carbon dioxide, this is proved by isotopic labeling technique, लेबल, ठीक है। लेबल्स लगाते हैं ना, जैसे वहां से वर्ड लिखा लेबलिंग, ठीक है।
Next point, green plants contain chloroplasts, which have a green colored pigment, called chlorophyll, which have a green colored pigment called chlorophyll. So जैसे हमारे पास एनिमल्स के अंदर सेल्स प्रेजेंट है, सेल्स का मैंने आपको बताया था ना, सेंटर में न्यूक्लियस होगा, बाहर वाली जो इसकी मेम्ब्रेन है दैट विल बी सेल मेम्ब्रेन, और ये अंदर हमारे पास इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है दैट इज साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में काफी सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे। जैसे मैंने कल एक उस दिन बताया था ना, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, जैसे ही राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, हर किसी का अपना कोई ना कोई फंक्शन होगा, ठीक है ना। तो जैसे ऐसे हमारे पास सेल्स के अंदर ये ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, वैसे प्लांट्स के अंदर भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे, सेम से ही होते हैं। जैसे यहाँ राइबोसोम्स है, वहां पे भी राइबोसोम्स है, जैसे यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पर भी माइटोकॉन्ड्रिया, बस वहां पर एक और ऑर्गेनेली एक्स्ट्रा प्रेजेंट है जो एनिमल्स में नहीं होती, एंड दैट इज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो जैसे मान लो ये आपके पास क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर एक ग्रीन कलर के पिगमेंट प्रेजेंट होंगे, दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल, जिसकी वजह से कलर प्लांट्स का ग्रीन होता है। और ये जो क्लोरोफिल है ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और फिर ये रिएक्शन होता है, मतलब ये इसके अंदर रिएक्शन होती है सारी, ठीक है, फूड का बनना। क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखो, अ ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल और क्लोरोफिल का दूसरा नाम होता है एंटीना पिगमेंट्स, एंटीना पिगमेंट। A group of chlorophyll or antenna pigments are called photosystem. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का दूसरा नाम नहीं है एंटीना पिगमेंट, क्लोरोफिल का है, ठीक है। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे, और एक हमारा जो फोटोसिस्टम है उसमें नियर अबाउट 180 क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल्स लिखा ना हमने, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 180 क्लोरोफिल्स इकट्ठे मिलके हमारे पास क्या बना देते हैं, फोटोसिस्टम। नेक्स्ट लिखो, टू टाइप्स ऑफ फोटोसिस्टम exist. Two types of photosystem exist. PS1 शॉर्ट फॉर्म बोल रही हूँ फोटोसिस्टम का, ठीक है। फोटोसिस्टम 1 ऐसे लिखा होगा कभी, PS1, ठीक है, एंड फोटोसिस्टम 2 दैट इज PS2। Photosystem 1 absorbs at 700 nanometer wavelength of light. 700 nanometer wavelength of light, and PS2 absorbs at 680 nanometer wavelength of sunlight. Both of them they fall in visible region, है ना, तो इसीलिए लिखा सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। PS2 याद रखना है, PS2 680 को एब्जॉर्ब करता है, PS1 700 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए कभी-कभी फोटोसिस्टम 1 जो है उसको हम PS 700 भी बोलते हैं, और फोटोसिस्टम 2 दैट इज आल्सो कॉल्ड एज PS 680, ठीक है। क्लियर है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। अभी हमने कहा क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होंगे, ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल्स को फोटोसिस्टम बोलेंगे। अब हम ना एक क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर कर रहे हैं, ठीक है, कि एक क्लोरोफिल का यूनिट कैसा होता है। मैंने बताया था जैसे हीमोग्लोबिन में हीम क्या होता है, आयरन प्लस पॉर्फिरिन रिंग, तो वैसे ही क्लोरोफिल में हमारे पास क्या होगा,
एक्टिव साइट में मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा और उसकी रिंग का नाम होता है कॉरिन। तो इसको लिखो क्लोरोफिल इज कंप्राइज्ड ऑफ कॉरिन CORRIN प्लस मैग्नीशियम ऑक्सीडेशन स्टेट +2। ठीक है, तो बिल्कुल कॉर्पोरल रिंग जैसे ड्रॉ करते थे वैसे ही ड्रॉ करना है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो जाएगा। डिफरेंस पता लग रहा है क्या है? कहाँ पे आ रहा है डिफरेंस? यहाँ पे साइक्लोपेंटेनोल रिंग प्रेजेंट है, वहां पे ये रिंग नहीं थी बस, है ना। और दूसरा फर्क क्या है, वहां कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स पॉर्फिरिन में कितने लिखे थे? 11। यहाँ पे काउंट करो टोटल 10 हो गए। ठीक है, एक डबल बॉन्ड कम होता है। ठीक है, कौन सा डबल बॉन्ड मिसिंग है दिख रहा है? वहां पे यहाँ एक डबल बॉन्ड बनाते थे ना, ये वाला, ये डबल बॉन्ड यहाँ मिसिंग है। ठीक है, बाकी एक तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो मिसिंग है और दूसरा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रिंग बनी हुई है। ठीक है, क्लोरीन करना है, विटामिन B12 की हिंदी क्लोरोफिल से क्लोरीन। ठीक है, क्लोरोफिल से आएगा ना क्लोरीन, वो विटामिन B12 में होती है क्लोरीन। कर लिया ड्रॉ? लिखो एक्टिव साइट मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एक्टिव साइट मैग्नीशियम +2, macrocyclic ligand present, macrocyclic ligand present, chlorine ring, chlorine ring. The green color of chlorophyll, the green color of chlorophyll is due to intraligand, is due to intraligand pi to pi star, pi to pi star charge transfer, pi to pi star charge transfer. तो प्लांट्स का ग्रीन कलर किस वजह से होता है? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल का ग्रीन कलर क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्लोरीन रिंग प्रेजेंट है, विच इज अ मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन सिस्टम की होने की वजह से वहां पाई टू पाई स्टार चार्ज ट्रांसफर होता है। पाई टू पाई स्टार चार्ज ट्रांसफर ना एक तरह से कॉन्जुगेशन ही है। ये समझाया था मैंने आपको? नहीं ना? तो ये देखो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं ना कॉन्जुगेशन, इस तरह से, ये कॉन्जुगेशन ही है, राइट? ठीक है, तो हमने क्या बोला, कॉन्जुगेशन इज इक्वल टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना।
ठीक है। तो जैसे मान लो ये आपका एटम नंबर 1 है एंड दिस कार्बन एटम इज योर एटम नंबर 2। हमने यही किया। चार्ज ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना एक एटम से दूसरे एटम में, ठीक है। तो ये इस एटम की पाई ऑर्बिटल से दूसरे सेकेंड एटम की पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो इसको बोल सकते हैं कि ये पाई टू पाई स्टार है, चार्ज ट्रांसफर है। फर्स्ट एक एटम से दूसरे एटम में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसको बोलेंगे चार्ज ट्रांसफर है ना। पाई किस में से जा रहे हैं? इसके पाई ऑर्बिटल से दूसरे के पाई स्टार में। तो ये विद इन अ लिगेंड हो रहा है, तो इंट्रा लिगेंड। अब ये कॉन्जुगेशन कैसे है? देखो, जब इस एटम के पाई से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, यही होगा ना। और वो बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? आगे वाली पोजीशन पे। आगे वाली पोजीशन में कहाँ जा रहा है? सेकेंड एटम की पाई स्टार। जब भी किसी एटम की पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो उसका पाई बॉन्ड, किसी की भी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो उसकी बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी। तो एटम 1 के पाई से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो ऑब्वियसली जैसे इसको ऐसे ही इमेजिन कर लो, हमने यही किया था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की ये बॉन्डिंग है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और ये उसकी एंटी बॉन्डिंग है जो खाली है। अगर मैं इसकी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दूं, है ना, इस वही बात होगी ना, इसके पाई बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिए तो इसका बॉन्ड ऑटो 0 हो जाएगा, है ना। तो इसकी बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी। और अगर इसकी बॉन्डिंग ब्रेक हो रही है तो वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए? यहाँ से निकल के इसके इलेक्ट्रॉन्स दूसरे की एंटी बॉन्डिंग में चले गए, फिर उसका बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा। इसका बॉन्ड ब्रेक होके ब्रेक हुआ मतलब पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए? नेक्स्ट एटम की पाई, नहीं, इसके पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन्स चले गए ना, तो वो आगे की पाई में जाएंगे ताकि उसका बॉन्ड बन जाए। इसके तो पाई स्टार में निकल गए ना इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड और थर्ड की, तो ठीक है। तो उसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं? नेक्स्ट एटम की पाई बॉन्डिंग में, ताकि उसका पाई बॉन्ड बन जाए। समझ गए? सबको पता लग गया कि एक तरह से ये कॉन्जुगेशन ही हो रही है। इसी वजह से जब भी कोई भी ऐसा लिगेंड आता है जिसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, एक्सटेंडेड का मतलब बहुत ज्यादा कॉन्जुगेशन, 10 डबल बॉन्ड्स, 11 डबल बॉन्ड्स, 12 डबल बॉन्ड्स, तो उनमें हमेशा इंट्रा लिगेंड पाई पाई स्टार चार्ज ट्रांसफर होता है। क्लियर हो गया? बस इसको ऐसे लिख लो, इंट्रा लिगेंड पाई पाई स्टार दैट इज इक्वल टू कॉन्जुगेशन, ठीक है। इट मींस सेम, दैट इज कॉन्जुगेशन। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? सबको क्लियर है? यस मैम। चलो नेक्स्ट लिखो, मैग्नीशियम प्लस 2, मैग्नीशियम प्लस 2 tightly binds in the cavity of chlorine ring, in the cavity of chlorine ring due to its proper size, due to its appropriate size, लिख लो, due to its appropriate size। हीमोग्लोबिन जब पढ़ाया था तब बताया था ना कि ये कैविटी बन रही है, इसका कुछ ना कुछ साइज होगा, तो जो इसका साइज है उसी के जैसा, उसी साइज का मेटल इसमें इंसर्ट होगा। तो क्लोरीन रिंग के लिए मैग्नीशियम, देखो सारा लिगेंड सेम है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा रिंग आने की वजह से भी यहाँ अंदर का आपकी कैविटी का साइज चेंज कर सकता है ना, इस वजह से। और बाकी यहाँ पे कुछ आगे और सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड हो वो अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो हर इतने छोटे छोटे एटम्स के चेंज होने से भी जो आपकी डायमेंशंस हैं उनमें फर्क आता है। वहां आयरन प्रेजेंट था और यहाँ मैग्नीशियम प्रेजेंट है, ठीक है। राइट डाउन, ड्यू टू दिस। अच्छा एक और चीज, सॉलिड स्टेट में वाइब्रेशन ज्यादा होते हैं या लिक्विड में या गैस में? वाइब्रेशन है, वाइब्रेशनल मोशन ज्यादा किस में होंगे? कहाँ एटम्स इजीली वाइब्रेट कर सकते हैं? जहाँ पे वो लूजली हेल्ड है ना। सॉलिड में कैसा होगा, एक एटम दूसरे एटम के ऐसे बिल्कुल पास है, तो ये कैसे वाइब्रेट करेंगे? नहीं, वहां पे वाइब्रेशनल मोशन बिल्कुल ऑलमोस्ट 0 परसेंट या वाइब्रेशनल मोशन सीजेस टू बी 0 इन सॉलिड स्टेट, है ना। तो जब एटम्स बहुत कन्फाइंड होंगे, बहुत पास होंगे एक दूसरे के, इनफैक्ट आप ये पढ़ते हो कि जो मोशंस है सॉलिड में प्रेजेंट ही सिर्फ वाइब्रेशनल होती है, उसके अलावा कुछ और होती नहीं है। आप शायद इससे कंफ्यूज कर रहे होगे कि उसमें सबसे ज्यादा वाइब्रेशंस होती है।
जो ट्रांसलेशनल मोशन है वो मैक्सिमम किस में होता है? ट्रांसलेशनल मोशन मतलब एटम सीधा मूव कर रहे हैं, है ना, तो वो किस में होगा? गैस में सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड में, और उसमें होता ही नहीं सॉलिड में। तो हर तरह का जो चाहे वो ट्रांसलेशनल मोशन है चाहे वो वाइब्रेशनल मोशन है, वो मैक्सिमम गैसियस में ही होंगे, ठीक है। सॉलिड में आते आते वो कम हो जाते हैं। तो ट्रांसलेशनल तो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा, हिलते ही नहीं एटम्स अपनी पोजीशन से। पर हाँ, एटम्स थोड़े बहुत अपनी पोजीशंस पे वाइब्रेट कर सकते, वाइब्रेशनल मोशन। बट हर तरह का वाइब्रेशनल मोशन जब एटम्स पास होते हैं एक दूसरे के तो वो कम हो जाता है, ठीक है। अब जब हमने यहाँ पे बात की कि ये जो आपका मैग्नीशियम है उसका साइज ऐसा है जो बिल्कुल इसकी कैविटी जैसा ही है, तो ये क्या करेगा? इस कैविटी में आएगा और बहुत ये सारे एटम्स क्या होंगे? काफी क्लोज प्रेजेंट होंगे एक दूसरे से। अगर साइज थोड़ा सा भी बड़ा हो या छोटा हो तो वो आसानी से मान लो ये साइज, कैविटी का साइज बड़ा है और जो मैग्नीशियम है उसका साइज छोटा है, तो वो आसानी से वाइब्रेट कर सकता है। बट अगर साइज ही प्रॉपर है, उसके एक सराउंडिंग्स में एक तरह से वॉल्स प्रेजेंट हो गई ना, तो फिर उसकी वाइब्रेशनल मोशन कम हो जाएगी। तो दैट मीन्स इसके साइज के होने से सबसे पहला फर्क क्या आता है कि जो आपके पास वाइब्रेशनल मोशन है वो सीज हो जाता है, ठीक है, खत्म हो जाता है। तो उससे क्या होगा हमारे पास? देखो, किसी भी मोशन के लिए आपको एनर्जी चाहिए, एटम्स ने मूव करना है, एटम्स ने कोलाइड करना है, वाइब्रेट करना है, उसके लिए सिस्टम को एनर्जी चाहिए, उसके लिए सिस्टम एनर्जी को यूज करेगा। तो उसके जितने भी एटीपी, एनएडीपी जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो यूटिलाइज होने लग जाएंगे। किसके लिए? वाइब्रेशनल मोशन करवाने के लिए। तो क्या उसका कोई फायदा होगा? नहीं होगा। क्यों फायदा नहीं होगा? क्योंकि एटीपी, एनएडीपी को यूज कहाँ करना चाहिए? फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए, फूड को प्रिपेयर करने के लिए, है ना। वाइब्रेशनल मोशन इज नथिंग बट लॉस ऑफ एनर्जी। वाइब्रेशन से कुछ भी नहीं होगा, है ना, वो एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं, बस अपनी पोजीशंस पे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उससे कुछ बन तो नहीं रहा ना, सिर्फ एनर्जी लगे जा रही है सिस्टम की, तो वो लूज ही हो रही है एनर्जी एक तरह से। तो इस वजह से मैग्नीशियम का साइज प्रॉपर इसलिए, मतलब प्रॉपर साइज का एटम अगर प्रेजेंट होगा, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोरीन रिंग में प्रेजेंट है, तो उससे वाइब्रेशंस खत्म हो जाती है। जितनी भी एनर्जी है वो सारी किसमें लगेगी? अब सारी फोटोसिंथेसिस करवाने में, कोई भी वेस्ट नहीं होगी वाइब्रेशनल मोशन के लिए। क्लियर हुआ? इसको लिखो। क्या लिखा था हमने? मैग्नीशियम टाइटली बाइंड्स इन द कैविटी बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर साइज। यहीं तक लिखा था। राइट डाउन। ड्यू टू दिस vibrations of magnesium, due to this vibrations of magnesium are minimized. Due to this vibrations of magnesium are minimized. Therefore the energy absorbed is converted into chemical energy. Therefore, the energy absorbed is converted into chemical energy. एक मिनट इसको भी सुनो, एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों लिखा है? एटीपी और एनएडीपी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, पर वो कब बनेंगे? सनलाइट की भी प्रेजेंस में, ठीक है। उनको भी तो बनाना पड़ेगा ना प्लांट्स को। एटीपी और एनएडीपी अपने आप में तो प्रेजेंट ही होंगे, उसको भी बनाना पड़ेगा। वो कब बनते हैं? सनलाइट से। सनलाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वो एनर्जी मिलेगी तो तब जाके एटीपी एनएडीपी मिलेंगे। अब वो एनर्जी को स्टोर करके रखेंगे, ठीक है, कि जब जरूरत पड़ेगी तब उसको यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो अगर वो सारी की, इसलिए वहां पे क्या लिखा? एब्सॉर्ब्ड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इसका मतलब क्या है? एब्सॉर्ब्ड एनर्जी कौन सी होगी? जो एनर्जी सनलाइट से आ रही है। इट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या होता है? जो केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज हो रही है या यूज हो रही है, ठीक है। तो दैट मीन्स जो आपकी एनर्जी एब्सॉर्ब करी थी सनलाइट ने, सनलाइट से, वो कन्वर्ट किसमें होगी? केमिकल एनर्जी, मतलब वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हो चुकी है और अब वो वाइब्रेशनल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुई, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लो, अदरवाइज इट वुड हैव बीन कन्वर्टेड इनटू वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है, तो बस आज अभी इतना करेंगे, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसकी बस एग्जैक्ट स्कीम रहती है, वो कल ड्रॉ करेंगे और उसके बाद एक दो टॉपिक्स और हैं।
हो सकता है कल ही OMC स्टार्ट हो जाए, ठीक है। और OMC के लिए पहले मैं आपको बता दूं, आपने होमवर्क आज क्या करना है, जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, पीरियोडिक टेबल बताया था पीरियोडिसिटी में फर्स्ट क्लास में, तो जितने भी डी ब्लॉक के आपके पास एलिमेंट्स हैं, मैंने बताया था कैसे याद रखने हैं। स्कैंडियम से लेके जिंक 3D सीरीज बनेगा, तो वो आपने स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज इस तरह से याद करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। बाकी के जो एलिमेंट्स हैं 4D और 5D के, वो आपने कैसे करने हैं याद, 3D से नीचे, ठीक है। क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, मैग्नीशियम, टेक्नीशियम, रिहीनियम, एक तो ये चीज याद रखनी है। फिर सब आप सबको उनके क्या याद होने चाहिए, एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। जैसे उसके तो आसान है ना, स्कैंडियम का आपको पता है 21, 22, 23 अप टिल 30, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद, अगर 4D और 5D के नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, ठीक है, नहीं भी याद होंगे चल जाएगा, पर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी याद होनी चाहिए, उसको भी याद करना आसान है। स्कैंडियम 21 है ना, तो उसके लास्ट पे 1 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D1 4s2, 4s2 कांस्टेंट है। टाइटेनियम क्या है 22, तो 3D2 4s2, मैंगनीज 25 3D5 4s2। उसके बाद जो नीचे की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो तो याद हो ही जाएंगी, है ना। अगर मैग्नीशियम क्या मैग्नीशियम बोल रही हूँ, मैंगनीज, अगर मैंगनीज की 3D5 4s2 है, तो उसके अगले वाला जो एलिमेंट है टेक्नीशियम, उसकी क्या हो जाएगी 3D था ना वो, तो 4D5 5s2, तो ऐसे याद रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर ये याद नहीं था आपको, फिर कल के लेक्चर में प्रॉब्लम्स आएंगी, कल नहीं आएगी तो परसों आएगी, ठीक है, और उसके बाद तो फिर हर लेक्चर में आएगी, ठीक है। तो ये चीजें याद करनी है। कल हम स्टार्ट करेंगे कि OMC के अंदर सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा कि लिगेंड्स को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं। जैसे आप कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हो ना, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, तो ऐसे ही OMC के भी जो लिगेंड्स हैं वो कोऑर्डिनेशन के लिगेंड से अलग है, ठीक है, और उनको भी हम उनके ऑन द बेसिस ऑफ देयर डोनर एटम्स क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। फिर और आप लोगों को असाइनमेंट्स मिलेंगी ना, हार्ड कॉपी नहीं मिली है ना, ऐप पे दो हाँ, अभी बात करती हूँ, ठीक है। तो अभी मैं बोल देती हूँ, मैं असाइनमेंट सेंड कर देती हूँ, और हो सकता है मैं शायद एक दो असाइनमेंट्स दूंगी, भेज दूंगी, ठीक है, तो दोनों लेकर जाना अपने साथ, ठीक है। और ऑनलाइन के लिए भी फिर एक ही असाइनमेंट अपलोडेड है ना, तो वो भी दूसरी अपलोड हो जाएगी आपकी, ठीक है।